नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि और उसके साथ साथ में पीयूष ग्रंथि के बारे में। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इससे बहुत सारे हार्मोन होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं, इनसे आपकी हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण ये वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसके साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे की ओर एक डायग्राम भी देख रहे होंगे, और ये जो डायग्राम है इसमें यह दिखाया हुआ है कि जो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और ये हमारी पीयूष ग्रंथि या जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ये होती है, ये हमारे मस्तिष्क के एक भाग के अंतर्गत पाई जाती है। मस्तिष्क के अंदर ये स्थित होती है। अब ये दोनों ग्रंथियां क्या हैं, कैसे रहने वाली हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी ग्रंथि के बारे में? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। देखो, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि जो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक भाग है। किसका भाग है? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क का भाग होने के लिए यह हमारे तंत्रिका तंत्र का भी हिस्सा है, और साथ साथ में अंतःस्रावी रूप से भी यह कार्य करता है। तो दोनों के रूप में यह कार्य करता है। तो यह हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क का एक क्या होता है कि मस्तिष्क का भाग है, प्लस में आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी क्या करता है? कार्य करता है। तो दोनों के रूप में यह कार्य करता है। अब क्योंकि यह मस्तिष्क का भाग है और मस्तिष्क का वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके अंदर जो सबसे मुख्य कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को वैसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो इसके अंतर्गत क्या होती हैं? आपके क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं। और ये न्यूरॉन होते हैं, ये आपके हार्मोन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? हार्मोन। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी हार्मोन कहा जाता है। सॉरी, अंतःस्रावी न्यूरॉन। अर्थात यहां पर न्यूरॉन होते हैं, यहां पर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वही आपका क्या करती हैं? हार्मोनों का निर्माण करती हैं। और निर्माण करने के साथ साथ उनका क्या करती हैं? स्राव भी करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर आपके न्यूरॉन ही किसका स्राव करते हैं? हार्मोनों का स्राव करते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, इस ग्रंथि से बहुत सारे प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इन हार्मोनों को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, उसके जो हार्मोन होते हैं, इसको दो प्रकारों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। एक जो हार्मोन होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मोचक हार्मोन। कौन से हार्मोन बोलते हैं? मोचक हार्मोन। और इंग्लिश में इन्हें क्या बोला जाता है? रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है? रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? देखो, ये जो भी हार्मोन है, ये हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन से ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से पीयूष ग्रंथि को ये क्या देते हैं? एक तरीके से निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि ये जो भी हार्मोन है उनको बढ़ाओ, उनकी क्या पड़ रही है? कमी पड़ रही है। तो ये हार्मोन होते हैं आपकी पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को
क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रेरित करते हैं। और दूसरे हार्मोन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निरोधी हार्मोन। कौन से हार्मोन बोलते हैं? निरोधी हार्मोन या इनिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। और ये उन हार्मोनों को क्या करते हैं? मंदित करते हैं, अवरोधित करते हैं। क्या करते हैं? अवरोधित। अर्थात पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन हैं उनको क्या करते हैं? रोकते हैं। हमेशा बढ़ाना ही थोड़ी है, उनको कम भी करना जरूरी है। जब बढ़ गए तो उसको कम करना है। तो इस प्रकार से आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उससे मुख्य रूप से ये दो कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके हाइपोथैलेमस से ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं, मैं ये बोल रहा हूं दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होते हैं हमारे मोचक अर्थात रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं हमारे निरोधी अर्थात इनहिबिटिंग हार्मोन। ये कैसे काम करते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं कि अब हार्मोन स्रावित करो, तब वो स्रावित करती है, और जब भी उसको रोकना होता है तो भी वो रोकते हैं। तो एक तरीके से पीयूष ग्रंथि को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नियंत्रित कर रहे हैं। अब देखो, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है ना, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये जो भी ग्रंथि होती हैं, अन्य ग्रंथियां, उनका क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। उसका क्या करती है भाई? नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर की अन्य ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इस कारण पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो आपसे पूछ ले कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों के हार्मोनों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन अभी आपने देखा कि ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रही है, अर्थात मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रही है। मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि की भी क्या है? मास्टर ग्रंथि। एक तरीके से ये आप मान लो कि अन्य ग्रंथियां हैं वो तो बच्चे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके पापा जी हैं, वो कौन है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के भी पापा जी कौन है? हाइपोथैलेमस। तो वो तो दादाजी हो गए। तो इस कारण से ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपकी पीयूष ग्रंथि को अर्थात मास्टर ग्रंथि को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। इस कारण से ध्यान से सुनो, इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि की भी कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है भाई ये। दूसरा इसको और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुपीरियर, सुपीरियर कमांडर। क्या कहा जाता है? सुपीरियर कमांडर। मतलब सबसे ज्यादा निर्देश देने वाली, सबको निर्देश देने वाली कौन है? सबसे ऊपर की तरफ निर्देश देने वाली, कमांड करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। तो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यह हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। यह साथ साथ में आपको किसको भी कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। ये जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो भी हार्मोन होते हैं उनका कंट्रोल करती है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। इसके अलावा इसे सुपीरियर कमांडर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा निर्देश देने वाली, सबको निर्देश देने वाली यही ग्रंथि होती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली, कमांड करने वाली यही ग्रंथि होती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सुपीरियर कमांडर कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मली हमारा क्या हो गया है? आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। थोड़ी सी एक बात और देख लो, ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ना, इसके द्वारा दो हार्मोन हैं वो और निर्मित किए जाते हैं, दो हार्मोन और निर्मित किए जाते हैं, लेकिन वो हार्मोन बनते आपके हाइपोथैलेमस में हैं
और उनको फिर कहां भेजा जाता है? आपके पश्य पीयूष ग्रंथि में। इस कारण उनको हम कहां पर पढ़ने वाले हैं? पश्य पीयूष ग्रंथि में पढ़ने वाले हैं। यहां पर आप ध्यान से सुन लो कि यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मुख्य रूप से ये दो कैटेगरी के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी कौन सी ग्रंथि के ऊपर? पीयूष ग्रंथि। चलो अब बात करते हैं हमें पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या होती है, कहां होती है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखो, ये आपकी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। किसके नीचे होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर स्थित होती है। इसके अलावा यह हाइपोथैलेमस से एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ी रहती है। कैसी संरचना से जुड़ी रहती है? वृंतनुमा, अर्थात हाइपोथैलेमस ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये तो हो गया आपका हाइपोथैलेमस। ये तो क्या हो गया है? हाइपोथैलेमस। और ये हो गई है हमारी कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि है हाइपोथैलेमस से एक डंठल नुमा, एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? वृंतनुमा संरचना से जुड़ी रहती है। और इस वृंतनुमा संरचना को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई, ये मस्तिष्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? मस्तिष्क में। और ये मस्तिष्क के अंदर जो आपकी अस्थि होती है ना, आपकी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी की एक अस्थि होती है जो नीचे की तरफ होती है, उसका नाम है स्पिनोइड। कौन सी अस्थि है आपकी? स्पिनोइड। किसकी अस्थि होती है? खोपड़ी की। इस स्पिनोइड अस्थि के अंदर एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा। मतलब हड्डी है, कठोर संरचना है, उसके अंदर ऐसे एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है। और उस गुहा का नाम है क्या? सेला टर्सिका। कौन सी गुहा होती है भाई? सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका नाम की गुहा के अंदर आपकी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये हो गई है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि होती है वो कौन सी गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन सी गुहा होती है? सेला टर्सिका नाम की एक गुहा पाई जाती है। तो ये तो हमें पोजीशन पता चल गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये मटर के दाने जैसी दिखती है। मटर के दाने के समान होती है। यह भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, कौन सी ग्रंथि भाई? पीयूष ग्रंथि। ये अन्य जो भी ग्रंथियां हैं, अन्य ग्रंथियां जो भी हैं, चाहे से आपकी कोई सी ग्रंथि हो, फिर बाद में अग्नाशय ग्रंथि हो, चाहे से आपकी अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्रंथि हो, ये जो भी ग्रंथि हैं, जो भी अन्य ग्रंथियां हैं, उनका क्या करती है? नियंत्रण करती है। उनका क्या करती है भाई? नियंत्रण। और क्योंकि ये नियंत्रण करती हैं और नियंत्रण करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मास्टर ग्रंथि। किसे? पीयूष ग्रंथि को। और अभी आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है?
हाइपोथैलेमस। इस कारण हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्राम पर। किस पर आ जाते हैं भाई? डायग्राम। देखो, ये अभी आपको डायग्राम दिखाया। ये कौन सा है? ऊपर की तरफ तो ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। इसके बाद में ये कौन सी ग्रंथि है? आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दो। एक ये सामने की तरफ वाला भाग है और एक ये पीछे की तरफ वाला भाग है। सामने की तरफ वाला भाग है, इसे कहा जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? अग्र पीयूष, आगे की तरफ है। और इसे कहा जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? पश्च पीयूष ग्रंथि। ये तो हो गए इनके हिंदी में नाम, लेकिन इनको एक नाम से और जाना जाता है। जैसे आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि होती है ना, इसे कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्र पीयूष ग्रंथि का और क्या नाम है भाई? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पश्च पीयूष ग्रंथि का और क्या नाम है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है भाई? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो याद रखना, एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि को, और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है किसको? पश्च पीयूष ग्रंथि को। देखो, ये जो हमारी अग्र पीयूष ग्रंथि है, कौन सी है? अग्र पीयूष ग्रंथि। इस अग्र पीयूष ग्रंथि में ऐसे दो भाग हैं। कितने हिस्से हैं भाई? दो। कौन सी ग्रंथि में? अग्र पीयूष ग्रंथि में। जो अग्र पीयूष ग्रंथि का ये वाला जो भाग होता है, सामने ही सामने वाला, जो एकदम बड़ा भाग है, एकदम मुख्य भाग है, सबसे मेन भाग, अग्र पीयूष ग्रंथि का जो सबसे मेन भाग है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पार्स डिस्टेलेसिस। क्या कहते हैं भाई? पार्स डिस्टेलेसिस। ये किसका हिस्सा होता है? ये आपके अग्र पीयूष ग्रंथि का भाग है, या हम बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस का भाग है। वास्तव में अग्र पीयूष ग्रंथि इसी को कहा जाता है ये मेन चीज। एक छोटा सा हिस्सा और होता है इसी के अंदर। एडिनो हाइपोफाइसिस में एक छोटा सा हिस्सा और होता है, और इस छोटे हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। क्या कहा जाता है? पार्स इंटरमीडिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया हैं, ये आपके किस में पाए जाते हैं? आपके एडिनो हाइपोफाइसिस में पाए जाते हैं। कई बार इसको आपको पार्स इंटरमीडिया को मध्य पीयूष ग्रंथि भी बोल दिया जाता है, हालांकि वो नाम सही नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे कौन सी के? एडिनो हाइपोफाइसिस। आपको ऑप्शन में ऐसे पूछे कि निम्न में से अग्र पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अगर ऑप्शन में है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, तब तो आपको एडिनो हाइपोफाइसिस लिखना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दे दिया आपके पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, दोनों नाम दे दिए, तो आपको किसको बताना है? पार्स डिस्टेलिस को बताना है। वे पार्स डिस्टेलिस को क्या कहते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसके अंदर एक ही हिस्सा होता है, किसके अंदर? आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस में। और इस एक हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा। इसे क्या कहा जाता है? पार्स नर्वोसा। तो इस प्रकार से आपका जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसके अंदर तीन हिस्से हो गए। दो तो हो गए आगे वाले में और एक हो गया पीछे वाले में। जो आगे वाला है उसमें है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और पीछे वाले में है आपका पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये तो क्या संरचना है, कैसी संरचना है, इसके बारे में हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारी ये पीयूष ग्रंथि होती हैं,
इस पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से तो हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोनों का मेन क्या क्या काम है होता है। चलो देखो देखो इनमें सबसे ज्यादा हार्मोन है वो आपके स्रावित होते हैं किससे? एडिनो हाइपोफाइसिस या जिसे हम बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। इससे लगभग 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि से कितने स्रावित होते हैं? 6, अर्थात किससे? पार्स डिस्टेली से। और पार्स इंटरमीडिया से होता है 1। कितना हो गया? 1। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अग्र पीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इससे टोटल 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। जबकि जो ये पश्य पीयूष ग्रंथि होती है ना, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन वो 2 हार्मोन है ना, वो भी इसके द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। ये तो वो बनकर तो कहां से आते हैं? आपके हाइपोथैलेमस से। कहां से बनकर आते हैं? हाइपोथैलेमस। देखो ऐसे हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, ऐसे हाइपोथैलेमस में क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन से ऐसे क्या आ रहा है? आपके तंत्रिकाक्ष। और वो हार्मोन है, वो हार्मोन आपके यहां पर आने के बाद में यहां पर छोड़ दिए जाते हैं, इसमें पार्स नर्वोसा में। और पार्स नर्वोसा उनको इकट्ठा कर लेता है। पार्स नर्वोसा क्या कर लेता है? इकट्ठा। और इकट्ठा करने के बाद में जरूरत पड़ती है तो उसको छोड़ देता है। तो वास्तव में बने तो कहां पर? हाइपोथैलेमस में। नाम किसका हो गया? पश्य पीयूष ग्रंथि का। बनाकर तो हाइपोथैलेमस ने दिए और उसने इकट्ठा कर लिया। तो ये तो प्राय मंदिरों में ही जय बोलता है भाई। कौन है? पश्य पीयूष ग्रंथि। बनाकर कहीं और से आए थे, उसने तो इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद उन दोनों हार्मोनों को बाहर निकाल दिया, स्रावित कर लिया। और नाम किसका हो गया भाई? पश्य पीयूष ग्रंथि। भाई इसने हार्मोन स्रावित किए। बाकी ये 7 हार्मोन जो इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं ना, ये बनते भी किसके द्वारा है? अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही बनते। चलो एक एक को देखते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। सबसे पहला जो हार्मोन हम देखते हैं वो होता है जीएच। कौन सा हार्मोन होता है भाई? जीएच। और जीएच का वैसे नाम क्या हो गया भाई? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया है? वृद्धि हार्मोन। ध्यान से सुनना, ये जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ये शरीर की वृद्धि करवाता है, शरीर के अंगों की। किसके लिए? वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। आपको ध्यान रखना है, शरीर के अंगों की जो वृद्धि होती है वो कौन से हार्मोन के द्वारा निर्धारित की जाती है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। इस वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस, भाई हाइपोथैलेमस होती है, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को कंट्रोल करती है कि नहीं करती? और उससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। तो वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी हाइपोथैलेमस होती है वो कौन से हार्मोन स्रावित करती है? वो करती है जीएचआरएच। कौन सा हार्मोन है? जीएचआरएच। जीएचआरएच का मतलब क्या हो गया? वृद्धि हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। वृद्धि का मतलब ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जब वृद्धि हार्मोन को बढ़ाना हो, जब वृद्धि हार्मोन को बढ़ाना हो तो हाइपोथैलेमस कौन से को स्रावित करेगी? जीएचआरएच को। ये उसको बढ़ाएगा। लेकिन हमेशा बढ़ानी ही थोड़ी है, कम करनी हो तब वृद्धि हार्मोन क्या स्रावित करेगी? जीएचआईएच, अर्थात ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये मैं 1-2 बताऊंगा। ये देखो, ये वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन बताओ? जो वृद्धि हार्मोन को क्या करता है? रोकता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। उस हार्मोन का एक नाम है, उसे कहा जाता है सोमेटोस्टेनिन। याद रखना, सोमेटोस्टेनिन कौन से हार्मोन को कहा जाता है? जो वृद्धि हार्मोन को रोकता है। जीएचआईएच हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित हो रहा है उसे क्या कहा जाता है?
सोमेटोस्टेनिन कहा जाता है। ये स्पेशल नाम था, इसी कारण आपको बताया है। बाकी जो आपका ये वृद्धि हार्मोन होता है, इसे एक नाम से और जानते हैं, सोमेटोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप। सोमेटोट्रोपिन तो किसे कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन को। सोमेटोट्रोपिन किसे कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन को। और सोमेटोस्टेनिन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपके किसे? वृद्धि को जो निरोधित करता है, जो हाइपोथैलेमस से स्रावित हो रहा है, उसको। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक दो बार देखना, याद हो जाएगा। तो यह वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित हो रहा था? आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से। एक हार्मोन तो आपको यह याद रखना है, और शरीर की वृद्धि करवाता है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। सिंपल सा काम हो गया। दूसरा हार्मोन जिसे हम बोलते हैं आपका प्रोलेक्टिन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलेक्टिन। इसे PRL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PRL। या इसी का एक नाम और होता है, मेमोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? मेमोट्रोपिन। याद रखना, इसमें भी देखो ट्रोपिन जुड़ा हुआ है, इसमें भी ट्रोपिन जुड़ा हुआ है। इस कारण आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, इन्हें सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? ट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन कहा जाता है? ट्रोपिन। तो इस प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम क्या होता है? मेमोट्रोपिन। यह हार्मोन देखो क्या करता है। यह हार्मोन होता है, वो मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर, किसमें? महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों का क्या करवाता है? विकास करवाता है। और साथ साथ में उनके अंदर जो दुग्ध निर्माण होता है, दूध निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रेरित करवाता है। कौन सा हार्मोन है? आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन। और इसी कारण इसमें देखो मेमो शब्द आता है, वो स्तन ग्रंथियों के लिए आता है। किसके लिए आता है? जैसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं ना उनको, मेमरी ग्लैंड। तो मेमोट्रोपिन का मतलब हो गया जो स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है। तो यह हार्मोन एक तो क्या करवाता है? स्तन ग्रंथियों का क्या करवाता है? विकास करवाता है। और उसके साथ साथ में क्या करवाता है? दूध निर्माण को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन हो गया? प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो ये याद रखना है भाई, प्रोलेक्टिन हार्मोन को मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। काम क्या क्या होगी? तो दो हार्मोन कंप्लीट। तीसरा हार्मोन देखो भाई, जिसका नाम होता है ACTH। कौन सा हार्मोन होता है? ACTH। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है, देखो नाम से पता चल रहा है, एडिनो का मतलब हो गया एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। अभी तो आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, वो अन्य ग्रंथियों को क्या करते हैं? कंट्रोल। तो एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। अभी आपको पता होगा कि जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। उस ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से एड्रिनल ग्रंथि होती है। और कोर्टिको का मतलब एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं मेनली। एक तो बाहरी हिस्सा होता है, उसे तो कहा जाता है कोर्टेक्स, और बीच वाले को कहा जाता है मेड्यूला। तो ये जो हार्मोन होता है ACTH हार्मोन, ये मुख्य रूप से आपके कोर्टेक्स पर कार्य करता है। एड्रिनल ग्रंथि के किस पर कार्य करता है? कोर्टेक्स पर। नाम से पता चल रहा है ना, कोर्टिको। कोर्टिको का मतलब किस पर कार्य करता है? कोर्टेक्स पर कार्य करता है। और कोर्टेक्स पर कार्य करके ग्लूकोकोर्टिकोइड, कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, जो आपके एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होता है, उसका कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? आपका ACTH हार्मोन।
इसके बाद में देखो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टीएसएच। कौन सा नाम होता है? टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या हो गई भाई? देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग, और स्टिमुलेटिंग को हिंदी में कहा जाता है प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमारी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर जाकर कार्य करता है और उससे थायराइड हार्मोन निकलवाता है। तो किस पर कार्य कर रहा है? थायराइड ग्रंथि पर। किस पर कार्य कर रहा है? थायराइड ग्रंथि पर। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलवाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? टीएसएच। तो इस प्रकार से हमने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 4 प्रमुख हार्मोनों के बारे में देख लिया है। कितने हार्मोन देख लिए हैं? 4। वृद्धि हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, शरीर की वृद्धि करवाता है। दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेमोट्रोपिन भी कहते हैं, ये महिलाओं में स्तन ग्रंथियों के विकास में और दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन, एड्रिनल जो कोर्टेक्स होता है उससे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है उसको प्रेरित करता है। और टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है? प्रेरित करता है। 4 हार्मोन देख लिए। अब इसके बाद में 2 और हार्मोन देखते हैं। तो 5 नंबर का देखो भाई, 5 नंबर है जिसको बोलते हैं हम एलएच हार्मोन, और 6 नंबर होता है उससे बोला जाता है एफएसएच हार्मोन। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा होता है भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसे क्या कहा जाता है? एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ना, ये जनन अंगों पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? जनन अंगों पर। और जनन अंगों को कहा जाता है गोनाड्स। क्या कहा जाता है? गोनाड्स। इस कारण इन दोनों को हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एलएच और एफएसएच दोनों को क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये गोनाड्स अर्थात जनन अंगों पर अपना कार्य करते हैं। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को ट्रोपिन हार्मोन तो कहते ही हैं, तो इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। ये देखो, एलएच हार्मोन होता है ना, कौन से हार्मोन की बात करें हमें? एलएच। ये हार्मोन है, ये आपके जनन अंगों का क्या करवाता है? विकास। जनन अंगों का क्या करवाता है? विकास। उनकी वृद्धि में क्या होता है? सहायक। इसके अलावा जो महिला होती है, उस महिला में जब अंडा बन जाता है, उनके अंडाशय में जब अंडा बन जाता है और अंडा जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग अर्थात ओव्यूलेशन। तो उस अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन। याद रखना, महिलाओं में मुख्य रूप से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला, ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला जो मेन हार्मोन है वो होता है एलएच हार्मोन। और ये महिलाओं के मासिक चक्र के मेनली कौन से दिन ज्यादा बढ़ता है? 14वें दिन ज्यादा बढ़ता है। इसके बाद में अगर पुरुषों में बात करें, किस में बात करें? पुरुषों में। तो पुरुष में ये जनन अंगों का तो विकास करवा रहा है, इसके साथ साथ में ये पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन होता है, उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? एंड्रोजन हार्मोन को प्रेरित
करता है। एंड्रोजन मतलब जो मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। कौन सा? LH। अगर FSH की बात करें, किसकी बात करें? FSH। नाम से पता चल रहा है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये महिलाओं के अंदर जो अंडाशय है, उस अंडाशय में जो पुट्टिकाएं होती हैं जिनसे अंडे बन रहे हैं, जिनके अंदर अंडे पाए जाते हैं, उनको क्या करता है? प्रेरित करता है, उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है। तो महिलाओं में ये क्या कर रहा है? अंडाशय में पुट्टिकाओं की क्या करवाता है? पुट्टिकाओं जिसे हम बोलते हैं फोलिकल को प्रेरित करता है, अर्थात वृद्धि करवाता है। कहने का मतलब जो प्राथमिक पुट्टक होता है जिसे प्राइमरी फोलिकल कहते हैं, उसको सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में, और टर्सरी को आपका अल्टीमेटली जो आप जिसे बोलते हैं हमें ग्राफियन फोलिकल, उसमें क्या करता है? वृद्धि करवाता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन। और पुरुषों में यह शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुषों में किसको प्रेरित करता है? शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से जो LH हार्मोन होता है और FSH हार्मोन होता है, ये दोनों ही महिला और पुरुषों के अंदर किस पर कार्य करते हैं? जनन अंगों पर, गोनाड्स पर कार्य करते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या है? एक दूसरा नाम क्या होता है? दोनों को कंप्लीट रूप से गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है। देखो इन्हें, अब देखो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उस हाइपोथैलेमस के द्वारा इनको प्रेरित करने के लिए एक हार्मोन होता है GnRH। कौन सा होता है? GnRH। GN का मतलब हो गया गोनेडोट्रोपिन। कौन सा हो गया? गोनेडोट्रोपिन। और R का मतलब हो गया रिलीजिंग, और H का मतलब हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग है उसको बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो इसका भी याद रखना GnRH। इसके अलावा एक हो सकता है GnIH, ये इनको क्या करता है? कम करता है। तो इस प्रकार से अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं, ये हमने देख लिए। मुख्य रूप से 6 हार्मोन हैं, दोबारा नाम बता देता हूं। GH अर्थात वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि करवाता है। प्रोलेक्टिन, ये स्तन ग्रंथियों का विकास करवाता है और साथ साथ में क्या करवाता है? दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। इसके बाद में आपका ACTH जो आपके एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करता है। आपका TSH जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। इसके अलावा LH होता है, ये क्या करवाता है? जनन अंगों का विकास करवाता है और उसके साथ साथ में महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और FSH होता है, ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन है, महिलाओं के अंदर जो फोलिकल होते हैं उनकी वृद्धि करवाता है। तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से मुख्य मुख्य हार्मोन हैं उनको हमने देख लिया है। वास्तव में ये पार्स डिस्टेलिस के द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं। इसके बाद में देखो दूसरा हमने क्या देखा था? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो बीच वाला था ना, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है। अग्र पीयूष ग्रंथि का जो बीच वाला हिस्सा था उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है MSH। कौन सा हार्मोन होता है? MSH। अर्थात क्या हो गया? मिलेनोसाइट। S का मतलब हो गया स्टिमुलेटिंग और हिंदी में बोल देंगे हम प्रेरक, और H का मतलब हो गया हार्मोन। अर्थात मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन बोल दो, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल दो। अब ये मिलेनोसाइट क्या है? ये हमारी त्वचा में कोशिकाएं होती हैं। त्वचा में क्या होती हैं? कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं होती हैं, इनसे एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है मिलेनिन। क्या नाम होता है? मिलेनिन। देखो एक हार्मोन भी बताया था मैंने, कौन सा? मिलेटोनिन। वो हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, ये है मिलेनिन। और इसके कारण क्या होता है? आपकी त्वचा का रंग होता है। इसके कारण से आपकी त्वचा का रंग क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से ये जो मिलेनिन है इसका स्राव कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? मिलेनोसाइट। और उन मिलेनोसाइट को कौन प्रेरित करता है? ये वाला हार्मोन।
कौन सा? MSH। और ये MSH होता है, ये क्या करता है? इनको प्रेरित करता है, जिससे आपका मिलेनिन बनता है और जिसके कारण से आपकी त्वचा का एक रंग आता है। अगर मिलेनिन ज्यादा होता है तो त्वचा का रंग गहरा होता है, अगर मिलेनिन कम होता है तो त्वचा का रंग हल्का होता है। लेकिन ये मिलेनिन होता है, ये आपको क्या करता है? धूप से बचाता है। सूर्य की किरणों में जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें, उनसे क्या करता है? बचाता है त्वचा को। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए हमारे अग्रपीयूष ग्रंथि के। टोटल कितने हार्मोन हो गए? 7। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चेय पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। कौन सी ग्रंथि के? पश्चेय पीयूष ग्रंथि के। वैसे तो इसका तो नाम ही है, अभी तो आपको बताया था कि पश्चेय पीयूष ग्रंथि खुद कोई हार्मोन बनाती ही नहीं है, खुद काम नहीं करती है। ये तो प्राय मंदिरों में जय बोलती है भाई, बना के तो किसने दिया है? हाइपोथैलेमस ने। वास्तव में किसने बना के दिया है? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए और बनाकर न्यूरॉन की सहायता से कहां तक पहुंचा दिए हैं? आपके पश्चेय पीयूष ग्रंथि अर्थात न्यूरो हाइपोफाइसिस। और वहां पर आने के बाद ये 2 हार्मोन है। एक तो हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं एडीएच हार्मोन, और एक हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, या हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? प्रति मूत्रल हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? प्रतिमूत्रल हार्मोन। अर्थात यह हमारा जो मूत्र होता है, उस मूत्र के अंदर पानी की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। यह वास्तव में क्या करता है कि जो हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्रकाणु के अंदर आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। व्रकाणु, या जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के कौन से भाग पर कार्य करता है? डीसीटी। हमने पढ़ाया था कि उस समय आपको बताया था कि जो डीसीटी हिस्सा होता है, इस पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है? एडीएच हार्मोन। और ये डीसीटी से किसका अवशोषण करवा लेता है? जल का, जिससे शरीर के अंदर जल की कमी नहीं हो, शरीर के अंदर जल की कमी नहीं हो और मूत्र में पानी कम से कम निकले। कौन सा हार्मोन है? एडीएच हार्मोन। उस समय मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। तो ये एडीएच हार्मोन है, इसी को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसी का एक नाम और होता है एडीएच का, उसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन है? वेसोप्रेसिन हार्मोन, जो किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? आपका एडीएच के द्वारा स्रावित, आपका पश्चेय पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो रहा। और यह मूत्र में पानी की मात्रा का क्या करता है? अवशोषण करता है। दूसरा हो गया है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया है? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है? ध्यान से देखो, हमारे शरीर के अंदर जो भी आपकी चिकनी पेशियां होती हैं, जिन्हें स्मूथ मसल कहते हैं, शरीर के अंदर क्या होती हैं? चिकनी पेशियां। शरीर में क्या पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। उन चिकनी पेशियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उनमें क्या करता है? संकुचन पैदा करता है। उनमें क्या उत्पन्न करता है? संकुचन। इसके साथ साथ में प्रसव के समय, किसमें? प्रसव के समय, डिलीवरी के टाइम में जो महिला का गर्भाशय होता है, जो हम बोल सकते हैं यूट्रस होता है, जिसके अंदर बच्चा पाया जाता है, उसमें क्या उत्पन्न करवाता है? संकुचन उत्पन्न करवाता है, और जिससे बच्चा होता है वो बाहर की ओर निकलता है। बच्चा होता है वो बाहर की ओर निकलता है। 2 काम हो गए। इसके अलावा तीसरा काम याद रखना, जो स्तन ग्रंथियां होती है ना, स्तन ग्रंथियां, उन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है?
दूध के स्राव को, दुग्ध को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। दुग्ध के निर्माण के लिए होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और दुग्ध को बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन आपके किसके द्वारा स्रावित होते हैं, पश्चेय पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, अर्थात न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। तो इस प्रकार से टोटल हमने 9 हार्मोन देख लिए हैं जो आपके किससे स्रावित हो रहे हैं, ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो हमारे हार्मोन वगैरह तो कंप्लीट हो गए, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, और वो ये है कि कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो ये हार्मोनों की कमी से या अधिकता से हो जाते हैं। किससे, या तो कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। तो इन्हें क्या बोलेंगे हमें, हार्मोनल रोग। एक तो आपको ध्यान रखने हैं वृद्धि हार्मोन के। कौन से हार्मोन के लिए, वृद्धि हार्मोन। आप खुद ही बताओ, वृद्धि हार्मोन अधिक हो गया, अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो रहा है तो क्या होगा, उसके शरीर की वृद्धि होती जाएगी, होती ही जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, अर्थात बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, वृद्धि। और जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, शरीर हो जाता है एकदम बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है पूरा शरीर, तो उसे क्या कहा जाता है, अतिकायता। क्या कहा जाता है, अतिकायता या महाकायता। क्या कहा जाता है, अतिकायता या महाकायता। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, जाइगेटिज्म। क्या कहते हैं भाई, जाइगेटिज्म कहते हैं। किसको, जब किसी व्यक्ति के शरीर में बचपन से ही क्या होता है, आपका वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो रहा है, तो उसका शरीर एकदम बड़ा हो जाता है, शरीर एकदम विशाल हो जाता है, लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अतिकायता या महाकायता कहते हैं, अर्थात जाइगेटिज्म कहते हैं। और ये बचपन से होता है, तब होता है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि शुरुआत में तो उसमें वृद्धि हार्मोन ठीक ठाक बन रहा था, शुरुआत में तो ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन उसके बाद में वयस्क अवस्था में आने के बाद उसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा बनने लग गया। वृद्धि हार्मोन क्या बनने लग गया, ज्यादा। तो ये अधिक हुआ है, लेकिन कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था में। कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था में। और वयस्क अवस्था में अधिक हुआ है, तो अब देखो उसके पूरे शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है, इसके शरीर के जो आगे आगे वाले हिस्से होते हैं ना, जैसे हाथ पैर हो गए, हाथ पैर की अंगुलियां वगैरह होगी, मुख वाला जो हिस्सा हो गया, जो एंड वाला पार्ट होता है, उनमें क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। उनमें क्या होने लग जाती है, वृद्धि, और ये ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इस कारण इनका शरीर होता है एकदम बेडोल सा लगने लगता है, शरीर का कोई एक खास संरचना ही नहीं बचती है। ठुड्डी होगी वो लंबी होगी, हाथ पैर की अंगुलियां होगी वो लंबे हो गए, पैर की अंगुलियां होगी वो लंबे हो गए, पैर बड़े हो गए, और शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है। शरीर के जो एंड पार्ट होते हैं ये बढ़े जाते हैं। एक तरीके से आपके दिमाग में मैं बिठा दूं, जैसे आपने खली का नाम सुना होगा ना, द ग्रेट खली, उसका चेहरा देखना, एकदम लंबा साक है, ठुड्डी है वो एकदम लंबी, हाथ पैर एकदम लंबे लंबे हैं। तो वो जो कंडीशन होती है वयस्क अवस्था में आने के बाद में, उसे कहा जाता है अग्र अतिकायता। क्या कहा जाता है, अग्र अतिकायता। इंग्लिश में इसका एक नाम है एक्रोमिगेली। कौन सा नाम है भाई, एक्रोमिगेली। तो एक्रोमिगेली भी वृद्धि हार्मोन की अधिकता से ही है, लेकिन यह अधिकता कब हो, जब वयस्क अवस्था में आने के बाद हो। और अगर अधिकता आपकी बचपन से ही हो गई तो पूरा शरीर ही बड़ा हो जाएगा, उसे कहा जाता है आपका अतिकायता या महाकायता, जिसे बोलते हैं जाइगेटिज्म। आपको ये वाले शब्द ज्यादा ध्यान रखने हैं, ये वाले शब्द पूछे जाएंगे कि जाइगेटिज्म होता है वो कब होता है, और ये एक्रोमिगेली होता है ये कब होता है। तो ये तो हो गया अधिकता से। अब बात करते हैं किसकी, कमी की। किसकी बात करते हैं, कमी। आप खुद ही बताओ, अगर वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होगा किसी व्यक्ति में तो क्या होगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, और शरीर की वृद्धि नहीं होगी तो बौनापन आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, बौनापन। तो कमी से क्या हो जाता है, बौनापन, जिसे हम क्या बोलते हैं,
ड्वार्फिज्म कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब होता है बूना। तो ये वृद्धि हार्मोन की किससे होगा? कमी से होगा। तो एक तो वृद्धि हार्मोन देख लिया, एक हार्मोन और देख लो जिसमें अभी आपने पढ़ा था एडीएच हार्मोन। कहां से स्रावित हो रहा था? यह पश्चे पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा था। किससे स्रावित हो रहा था? पश्चे पीयूष ग्रंथि से। यह क्या करवाता है? अभी आपको बताया था कि एडीएच हार्मोन होता है, यह हमारे नेफ्रॉन के डीसीटी पर कार्य करता है और उसके अंदर से जल का अवशोषण करवाता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर किसी व्यक्ति में एडीएच की कमी हो जाए, एडीएच की क्या हो जाए? कमी। और एडीएच की कमी हो जाएगी तो उसमें से मूत्र में से जल का अवशोषण पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो जल में अधिक मूत्र आएगा, और जल में अधिक मूत्र आएगा तो मूत्र बार बार लगेगा, मूत्रलता हो जाएगी। मूत्रलता मतलब मूत्र का अधिक आना, बार बार मूत्र का आना। और इस कमी के कारण से मूत्रलता हो जाएगी, अर्थात मूत्र बार बार एवं अधिक, बार बार एवं अधिक आता है। और इस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। अभी आप बोलोगे कि सर डायबिटीज तो वो शुगर की अधिकता होती है उसको बोलते हैं। अरे देखो, डायबिटीज के दो प्रकार है। डायबिटीज उसको बोलते हैं मेलाइटस, उस शुगर वाले को तो क्या कहा जाता है? डायबिटीज मेलाइटस। और जब मूत्र बार बार आ रहा है एडीएच हार्मोन की कमी के कारण से, उसे कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस प्रकार से ये तीन रोग आपको ध्यान रखने हैं जो आपकी पीयूष ग्रंथि से संबंधित हैं। एक तो आपको जाइगेटिज्म वाला ध्यान रखना है, एक्रोमेगेली, ड्वार्फिज्म और डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये सब कुछ हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा है। तो ये पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं और जो शरीर के अन्य जो भी ग्रंथियां हैं उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो आप सबको ये हमारा ये वीडियो है वो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखना, और साथ साथ में हमारे जो ये वीडियो है इसको आप लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।